हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि टॉप सब्जेक्टिव है बच्चों। इस वीडियो में बच्चों आपको टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है बच्चों। मैंने इससे पहले जो है वो सब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया, अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाएँ वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहें बच्चों, आपको यहाँ पे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी बातों को समझिएगा। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बच्चों की रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दे बच्चों। ये अभी सभी बच्चों से मेरा उम्मीद रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझिएगा और हमें निराश नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे। इसमें सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन लाया गया है, मतलब समूह लाया गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन लाया हुआ जो चुन चुन कर लाया गया क्वेश्चन कि हाँ इसकी संभावना बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश में देखते समय, बच्चों यहाँ गलत है, देखते समय चश्मा उतारना पसंद करते हैं, क्यों? मतलब दूरदृष्टि वाले व्यक्ति जो आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करते हैं, क्यों? तो आंसर क्या होगा बच्चों? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, अतः वो चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, टिंडल प्रभाव क्या है? ठीक है, देखिएगा बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल के बीच मैदान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, ठीक है, तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। ठीक है, जब किसी घने जंगल के बीच से उनकी सूर्य की किरणें निकलती है, ठीक है, तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों को प्रकाश का परिकिरण करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिकिरण किसे कहते हैं ये मैंने बता चुका है कि सूरज से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में धूल कण पे पड़ते हैं, उसके समान दिशा में सभी दिशा में फैला देती है, उसी प्रक्रिया को परिकिरण कहते हैं। लेकिन टिंडल का प्रभाव तो आप ऐसे लिखोगे, किसी घने जंगल के बीच से सूर्य से आती प्रकाश की किरण, जब टिंडल प्रभाव को देखा जाता है तो जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का परिकिरण कर देती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तीसरा देखिए बच्चों, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? देखिए, विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र पर के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बच्चों एक बार समझिएगा, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है बच्चों। विभवांतर, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है ये भी प्रश्न समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए अगला देखिए, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है? बच्चों, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित प्रकार के अंतर है। देखिए, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा लाइन बाय लाइन समझिएगा। इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, और इसमें केवल दिष्ट धारा का परिमाण बदलता है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है दिष्ट धारा को। फिर प्रतिवर्ती धारा को इसे सुगमता पूर्वक डीसी में रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। यह चालक के ऊपर से सतह पर प्रवाहित होता है और यह चालक के भीतरी सतह के भाग से प्रवाहित होता है। उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में उतार सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, आपके चयन के लिए तर्क दीजिए। चलिए देखिए, दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जल क्या है कि जल ऊर्जा, यह ऊर्जा बहुत बहते जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है अथवा ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए बच्चों, जल ऊर्जा क्या है? यह ऊर्जा बहते जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है अथवा ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई से गिरते हुए जल का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा देखिए बच्चों, पवन ऊर्जा, यह ऊर्जा वैसे स्थानों पर प्राप्त की जाती है जहाँ वर्षा
के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। इसके लिए पवन की चक्की का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस पर बार बार धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है और पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के में होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से दो स्रोत जिनका हम नवीकरणीय मानते थे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण के क्या है, दो उदाहरण दे। बच्चों, अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है तथा HCl प्रबल अम्ल, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वैस जलीय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वैस जलीय। अभी दोनों को अगर मिलाने पर क्या संयोग करता है, सोडियम क्लोराइड एक्वैस प्लस हाइड्रोक्साइड H2O। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाता है। यहाँ पे देखिए CaOH2 एक्यू प्लस 2HCl और क्या बनाया, CaCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक किए हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस करिएगा। चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है, एनोडीकरण क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम को वायु के संपर्क में लाने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, तो उसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, उसे बचाती है संक्षारण होने से। ठीक है, ऑक्साइड की परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक किया जा सकता है, और मतलब उससे जिससे पहले वो जंग लगे उसको और मोटा कर दिया जाए। ठीक है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसके लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके इनकी सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इस तरीक़ा से बच्चों ये भी वीडियो आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और ये पढ़ाने का बच्चों ऐसे छोटे छोटे प्रश्न को मेरे को जैसे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको लाते रहूँगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। उम्मीद है बच्चों आप सभी बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।